पीटर लिंच। निवेश की दुनिया में जब भी कोई ये नाम सुनता है तो एक ही आंकड़ा दिमाग में आता है। 29% सालाना रिटर्न्स। हाँ, वो भी लगातार 13 सालों तक। ये सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। आज हमारे पास उनकी मशहूर किताब वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट से जुड़े कुछ नोट्स और लेख हैं। और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि उन्होंने क्या किया, बल्कि ये समझना है कि उनकी सोच का वो कौन सा हिस्सा है जिसे एक आम इंसान अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकता है, वो भी बिना किसी फाइनेंशियल डिग्री के। और यही बात लिंच को बाकी सबसे अलग बनाती है। ज्यादातर निवेश गुरुओं की बातें इतनी जटिल होती हैं कि आम इंसान को लगता है कि ये सब हमारे लिए है ही नहीं। चार्ट्स, एल्गोरिदम, इकोनॉमिक फोरकास्ट, ये सब डरा देता है। लेकिन लिंच की पूरी फिलॉसफी इस एक लाइन पर टिकी है। आप जितना सोचते हैं, आप उससे कहीं ज्यादा जानते हैं। हाँ, और उनकी सबसे मजेदार और थोड़ी हैरान करने वाली बात यही थी कि एक आम इंसान के पास वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े एनालिस्ट से ज्यादा बढ़िया जानकारी होती है। जब मैंने ये पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा ये कोई मजाक है। मतलब कहाँ एक मल्टी बिलियन डॉलर फंड का मैनेजर और कहाँ हम और आप। ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन इसलिए है क्योंकि लिंच के मुताबिक निवेश की दुनिया रिसर्च लैब में नहीं, असल दुनिया में शुरू होती है। एक निवेशक होने से पहले हम सब एक ग्राहक हैं। अच्छा। हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, सर्विस इस्तेमाल करते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। वॉल स्ट्रीट का एनालिस्ट किसी कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ रहा होगा, लेकिन एक माँ को ये पहले पता चल जाता है कि बच्चों में किस नए स्नैक्स का क्रेज है। सही बात है। या एक कॉलेज स्टूडेंट को पहले पता चल जाता है कि कौन सा नया ऐप सबकी जुबान पर है। लिंच इसे लोकल नॉलेज कहते थे। मतलब सिर्फ अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान देना ही पहला कदम है कि कौन सा मॉल हमेशा भरा रहता है या किस कार मॉडल की वेटिंग लिस्ट लंबी होती जा रही है। ये तो काफी आसान लगता है, शायद कुछ ज्यादा ही आसान। बिल्कुल। सिर्फ ये देखकर पैसा लगा देना कि कोई स्टोर भरा हुआ है, ये अधूरा सा नहीं लगता? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और लिंच भी यही कहते थे कि ये सिर्फ पहला सुराग है, पूरी जासूसी नहीं। आपकी ऑब्जर्वेशन एक शुरुआती पॉइंट है। ये आपको उन कंपनियों की तरफ इशारा करती है जिनकी कहानी दिलचस्प हो सकती है। लेकिन एक स्टोर का भरा होना और उस स्टोर की मालिक कंपनी का एक अच्छा निवेश होना, इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा फासला है। हाँ। और इसी फासले को भरने के लिए उन्होंने एक फ्रेमवर्क दिया। अच्छा, तो मान लीजिए मैंने देखा कि एक खास ब्रांड के जूते हर कोई पहन रहा है। अब मैं उस कंपनी में दिलचस्पी लेने लगी हूँ। अगला कदम क्या होगा? मैं उस कंपनी को बाकी हजारों कंपनियों से अलग कैसे देखूं? बिल्कुल, सारी कंपनियां एक जैसी तो होती नहीं है। नहीं। और यहीं पे लिंच का सबसे शक्तिशाली टूल काम आता है, कंपनियों का वर्गीकरण। वो कहते थे कि किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस तरह की कहानी में पैसा लगा रहे हैं। उन्होंने कंपनियों को मोटे तौर पर 6 श्रेणियों में बांटा। 6 श्रेणियों में, ठीक है। पहली है स्लो ग्रोअर्स। स्लो ग्रोअर्स ये वो बड़ी पुरानी कंपनियां हैं जो अपनी ग्रोथ का पीक छू चुकी हैं। जैसे बिजली या गैस सप्लाई करने वाली कंपनियां। अच्छा। ये डूबेंगी नहीं, लेकिन आपको करोड़पति भी नहीं बनाएंगी। ठीक है। इनका मुख्य काम आपके पोर्टफोलियो को स्थिरता देना और डिविडेंड देना है। ठीक है, ये तो हो गई सुरक्षित नावें। फिर आते हैं स्टालवर्ट्स। ये भी बड़ी और जानी मानी कंपनियां हैं। जैसे रोजमर्रा का सामान बनाने वाली कंपनियां। FMCG जिसे हम कहते हैं। हाँ। साबुन, टूथपेस्ट। बिल्कुल। नूडल्स। आर्थिक मंदी हो या तेजी, लोग ये सब खरीदना बंद नहीं करते। ये स्लो ग्रोअर से थोड़ी तेजी से बढ़ती हैं और मंदी के समय आपके पोर्टफोलियो के लिए एक मजबूत लंगर का काम करती हैं। लिंच कहते थे कि इनसे 30-50% का रिटर्न मिल जाए तो बहुत है, फिर इन्हें बेचकर कहीं और मौका ढूंढना चाहिए। और वो कंपनियां जो रॉकेट की तरह ऊपर जाती हैं, जिनके बारे में सब बात करते हैं, वो है तीसरी और सबसे रोमांचक कैटेगरी, फास्ट ग्रोअर्स। ये आमतौर पर छोटी, नई और तेजी से फैलने वाली कंपनियां होती हैं जो सालाना 20-25% या उससे भी ज्यादा की रफ्तार से बढ़ रही होती हैं। लिंच का मानना था कि असली दौलत यहीं बनती है। अच्छा। यही वो कंपनियां हैं जिनमें 10, 20 या 50 गुना रिटर्न देने की क्षमता होती है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। क्या? ये सबसे जोखिम भरी कैटेगरी भी है। जितनी तेजी से ये ऊपर जाती हैं, उतनी ही तेजी से नीचे भी आ सकती हैं अगर उनकी ग्रोथ रुक गई। तो एक तरफ धीमी और स्थिर नाव है और दूसरी तरफ एक स्पीड बोट जिसमें रोमांच भी है और खतरा भी। ये तो समझ आया। बाकी 3 कैटेगरीज क्या हैं? चौथी है साइक्लिकल्स। ये वो कंपनियां हैं जिनकी किस्मत अर्थव्यवस्था के चक्र से बंधी होती है। ऑटोमोबाइल्स, एयरलाइंस, स्टील, सीमेंट। जब अर्थव्यवस्था अच्छी होती है, लोग कारें खरीदते हैं, घर बनाते हैं और ये कंपनियां खूब पैसा कमाती हैं। लेकिन जैसे ही मंदी आती है, इनकी बिक्री धड़ाम से गिर जाती है। ओह।
लिंच कहते थे कि इनमें टाइमिंग ही सब कुछ है। गलत समय पर खरीदने पर आप अपना 50-60% पैसा गंवा सकते हैं। ये तो काफी मुश्किल लगता है। मतलब आपको कंपनी के साथ साथ पूरी अर्थव्यवस्था पर भी नजर रखनी होगी। हाँ, इसीलिए वो आम निवेशकों को इससे थोड़ा सावधान रहने को कहते थे। फिर आती है 5वीं कैटेगरी, टर्न अराउंड्स। टर्न अराउंड्स। शादी की कगार पर थी, लेकिन अब वापसी कर रही हैं। हो सकता है कोई नया मैनेजमेंट आया हो या उन्होंने अपना कोई घाटे वाला बिजनेस बंद कर दिया हो। अच्छा। इनमें निवेश करना किसी तूफान में फंसी नाव को बचाने जैसा है। अगर वो बच गई तो आपको असाधारण रिटर्न मिलता है, और अगर डूब गई? तो आपका पैसा भी साथ ले जाती है। और आखिरी वाली? आखिरी है एसेट प्लेस। ये सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक है। एसेट प्लेस? ये वो कंपनियां हैं जिनके पास कोई छिपी हुई संपत्ति है जिसकी कीमत बाजार को पता ही नहीं है। वो संपत्ति रियल एस्टेट हो सकती है, कैश का बड़ा भंडार हो सकता है, या कोई ऐसा पेटेंट जिसकी कीमत कंपनी के पूरे मार्केट कैप से ज्यादा हो। अरे वाह! इन्हें खोजना मुश्किल है, लेकिन जब मिलती हैं तो ये किसी खजाने की तरह होती हैं। तो एक बार जब आपने अपनी पसंद की कंपनी को इन 6 में से किसी एक कैटेगरी में डाल दिया, तो आपका असली मकसद क्या होना चाहिए? लिंच सिर्फ 15-20% रिटर्न की बात तो नहीं कर रहे थे। हाँ। वो एक जादुई शब्द का इस्तेमाल करते थे जो हर निवेशक का सपना होता है, 10 बैगर। 10 बैगर। हाँ। यानी एक ऐसा निवेश जो 10 गुना हो जाए। 1 लाख के 10 लाख। वाह! यही वो सपना था जिसने लिंच को एक लेजेंड बनाया। अच्छा। उन्होंने अपने करियर में सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों 10 बैगर खोजे। हाँ। और उनका फॉर्मूला ये था कि 10 बैगर्स अक्सर फास्ट ग्रोअर्स या कभी-कभी सफल टर्न अराउंड्स में मिलते हैं। लेकिन किसी फास्ट ग्रोअर को सिर्फ पहचान लेना ही काफी नहीं है। ठीक है, तो मैंने अपने आसपास देखा, मुझे एक बढ़िया फास्ट ग्रोअर कंपनी मिल गई। ठीक है। लेकिन सिर्फ ऑब्जर्वेशन पर पैसा लगा देना तो जुआ खेलने जैसा हो गया। बिल्कुल। इसके बाद की तुम्हारी कसरत क्या है? मैं कैसे पक्का करूं कि ये वाकई एक अच्छा दाव है? यहीं पर लिंच की दी हुई चेकलिस्ट काम आती है। ये उन सवालों की लिस्ट है जो वो किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले खुद से पूछते थे। और पहला सवाल सबसे सरल लेकिन सबसे जरूरी है। क्या है? क्या मैं समझा सकता हूं कि ये कंपनी करती क्या है? वो भी इतने सरल शब्दों में कि एक बच्चा भी समझ जाए। अच्छा। अगर आप यही नहीं समझा सकते तो उस कंपनी से दूर रहिए। ये बात तो समझ आती है। अगर बिजनेस ही समझ नहीं आ रहा तो उसमें क्या खाक निवेश करेंगे? और दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल था कंपनी मुनाफा कैसे कमाती है, यानी उसका बिजनेस मॉडल क्या है। क्या वो सामान बेचकर कमाती है, या सब्सक्रिप्शन से, या विज्ञापन से? ठीक है। इसके बाद वो कंपनी के आंकड़ों पर आते थे, जैसे कंपनी पर कर्ज कितना है। लिंच को कर्ज से सख्त नफरत थी। उनका मानना था कि कर्ज एक ऐसी बीमारी है जो अच्छी से अच्छी कंपनी को भी मंदी के दौर में डुबो सकती है। वो ऐसी कंपनियां पसंद करते थे जिन पर या तो कर्ज ना हो या बहुत कम हो। और ग्रोथ के बारे में क्या? फास्ट ग्रोअर के लिए तो ग्रोथ सबसे जरूरी है। बिल्कुल। उनका एक सवाल था विकास की रफ्तार क्या है, क्या कंपनी लगातार अपनी बिक्री और मुनाफा बढ़ा पा रही है। लेकिन एक और सवाल इससे भी ज्यादा जरूरी था। वो क्या? क्या कंपनी के पास अपने प्रतियोगियों को मात देने के लिए कोई खासियत है? अच्छा, जिसे वॉरेन बफे मोट कहते हैं। एकदम सही। आर्थिक खाई। ये एक मजबूत ब्रांड हो सकता है, कोई खास टेक्नोलॉजी, या कम लागत में उत्पादन करने की क्षमता। ये वो चीज है जो दूसरी कंपनियों को उसका मुनाफा चुराने से रोकती है। तो मतलब सिर्फ तेजी से बढ़ना काफी नहीं है, उस बढ़त को बचाने की ताकत भी होनी चाहिए। एकदम सही। और आखिर में वो दो सबसे अहम सवाल पूछते थे। पहला, क्या मैनेजमेंट भरोसे के लायक है? और दूसरा, क्या स्टॉक बहुत ज्यादा महंगा तो नहीं है? हो सकता है कंपनी दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी हो, लेकिन अगर आपने इसे बहुत ज्यादा कीमत पर खरीदा तो आपका रिटर्न खराब ही रहेगा। ये चेकलिस्ट आपको भावनाओं में बहकर निवेश करने से रोकती है। इसमें एक और बात है जो मुझे हमेशा बहुत मुश्किल लगती है, ये जल्दी मत बेचना वाली सलाह। कहना बहुत आसान है, पर करना। मुझे याद है एक बार एक स्टॉक 40% ऊपर गया और मुझे लगा कि मैं दुनिया की सबसे स्मार्ट इंसान हूं और मैंने उसे बेच दिया। हाँ। बाद में वो वहां से 5 गुना और बढ़ा। उस दिन बहुत अफसोस हुआ था। और आप अकेली नहीं हैं। लिंच कहते थे कि ज्यादातर लोग अपने जीतने वाले घोड़ों को जल्दी बेच देते हैं और हारने वाले घोड़ों पर बैठे रहते हैं। सही बात है। टेनेगर का फायदा उठाने के लिए आपको धैर्य रखना पड़ता है, सालों तक। वो मजाक में कहते थे कि मैंने अपने सबसे अच्छे स्टॉक से सबसे ज्यादा पैसा तब कमाया जब मैं उनमें निवेश करके उन्हें भूल गया था। हाँ। असली दौलत कंपाउंडिंग से बनती है, और कंपाउंडिंग को समय चाहिए। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है जब बाजार ऊपर जा रहा हो, लेकिन उस डर का क्या करें जब सब कुछ लाल निशान में होता है, जब हर रोज पोर्टफोलियो 10% नीचे जा रहा हो?
तब तो हर कोई यही सोचता है कि जो बचा है उसे निकालकर भाग जाओ। उस डर पर काबू पाना ही एक आम निवेशक और एक महान निवेशक के बीच का फर्क है। लिंच का इस पर नजरिया एकदम साफ था। वो कहते थे शेयर बाजार में गिरावट आना उतना ही सामान्य है जितना सर्दियों में बर्फ गिरना। ये आएगी ही। वो लोगों को डराने की बजाय इसे एक मौके की तरह देखते थे। उनके मुताबिक गिरावट के समय ही अच्छी कंपनियां डिस्काउंट पर मिलती हैं। ये किसी सेल में शॉपिंग करने जैसा है। लेकिन सेल में खरीदारी करते वक्त भी ये डर तो रहता है कि कहीं ये कंपनी दिवालिया तो नहीं हो जाएगी। बिल्कुल। इसीलिए गिरावट के समय आपको खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना है। क्या? जिस वजह से मैंने इस कंपनी में निवेश किया था, क्या वो वजह आज भी मौजूद है? क्या कंपनी की मूल कहानी बदली है? अगर कंपनी का बिजनेस अभी भी मजबूत है, उसका मैनेजमेंट अच्छा है और उस पर कर्ज कम है, तो फिर तो कीमत का गिरना सिर्फ बाजार का डर है, कंपनी की सच्चाई नहीं। और यही समय है और खरीदने का, ना कि बेचने का। तो फिर बेचने का सही समय कब है? अगर डर में नहीं बेचना और थोड़े से मुनाफे पर भी नहीं बेचना, तो आखिर बेचना कब है? लिंच के अनुसार आपको स्टॉक की कीमत देखकर नहीं, बल्कि कंपनी के बिजनेस को देखकर बेचना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने कुछ साफ वजह बताई। जैसे कि? पहली, जब कंपनी की मूल कहानी बदल जाए। मान लीजिए आपने एक फास्ट ग्रोअर में पैसा लगाया था, लेकिन अब उसकी ग्रोथ धीमी होकर एक स्लो ग्रोअर जितनी हो गई है। तो अब उसे रखने का कोई मतलब नहीं? बिल्कुल। दूसरी वजह, जब कंपनी पर कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा हो। खतरे का संकेत? हाँ। या फिर जब मैनेजमेंट कोई ऐसी बेवकूफ़ी करे जिससे आपका उन पर से भरोसा उठ जाए, या आखिर में जब कोई प्रतियोगी उससे बेहतर काम कर रहा हो। अच्छा। इन मामलों में बेचना सही है, चाहे आपको फायदा हो रहा हो या नुकसान। तो अगर हम आज के पूरे बातचीत को समेटें, तो पीटर लिंच का दर्शन हमें ये सिखाता है कि निवेश की शुरुआत किसी एक्सेल शीट या मुश्किल चार्ट से नहीं, बल्कि हमारी अपनी दुनिया से होती है। उन चीज़ों से जिन्हें हम देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं और समझते हैं। बिल्कुल। उनके कुछ सुनहरे नियम हैं जो हमेशा याद रखने चाहिए। पहला, जाने कि आपके पास क्या है। नो वॉट यू ओन। आंख बंद करके किसी की सलाह पर निवेश ना करें। दूसरा, बाजार को टाइम करने की कोशिश करने से बेहतर है बाजार में समय बिताना। कोई नहीं बता सकता कि कल बाजार ऊपर जाएगा या नीचे। सही। अच्छी कंपनियों में लंबे समय तक टिके रहना ही दौलत बनाने का तरीका है। और तीसरा, शायद सबसे जरूरी, क्या? आम लोग असाधारण निवेशक बन सकते हैं। आपको सिर्फ अपनी आंखों और दिमाग को खुला रखना है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। लिंच ने अपने जमाने में मॉल, सुपरमार्केट और अपनी बेटियों के खिलौनों में निवेश के मौके खोजे थे। ये बात मुझे सोचने पर मजबूर करती है। आज की दुनिया तो पूरी तरह बदल चुकी है। आज का मॉल हमारा स्मार्टफोन है। तो एक आम इंसान आज अपना अगला 10 एगर कहाँ खोज सकता है? क्या वो सोशल मीडिया के ट्रेंड्स में छिपा है, या ऐप स्टोर की टॉप रैंकिंग्स में, या फिर उन छोटी छोटी समस्याओं में जिनका समाधान कोई नया स्टार्टअप कर रहा हो? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को सोचना चाहिए।